गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले तो मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कल ये वीडियो अपलोड करूँगा जीएसटी से रिलेटेड, लेकिन मैं नहीं कर पाया। कुछ काम का प्रेशर ऐसा ही था कि टाइम नहीं मिल पाया। जो भी हो, आज थोड़ा सा फ्री हूँ तो मैं आपको कुछ नॉलेज देना चाहूँगा जीएसटी से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं, स्पेशली जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, हमारे आसपास हम देखेंगे बड़े सारे कपड़ों के दुकान, जूतों के दुकान, गिफ्ट सेंटर्स, बुक सेंटर्स और भी बड़े सारे दुकान हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। मैं जितना सकता हूँ कम से कम टेक्निकल वर्ड्स यूज करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। पहली बात, टैक्स से आप कोई मत डरिएगा कि जीएसटी कोई बहुत बड़ा राक्षस है नहीं कि जो आपको खाने आ रहा है। एक नॉर्मल सा टैक्स है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है समझने में, ये एकदम से नॉर्मल है क्योंकि सडनली जब कोई चेंज हो जाता है उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट धीरे धीरे हमें उसकी आदत लग जाती है। जो भी हो, ये जीएसटी बहुत नया है हमारे लिए और बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं एवरी डे। डेली हमें पढ़ना पड़ता है। स्टडी नेवर एंड्स जो कहते हैं ना, ये सच में जीएसटी ने सच कर दिखाया है। पढ़ाई कभी खत्म नहीं होने वाला हमारा, डेली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। तो आज के डेट में जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है लॉ के, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बात बताऊंगा। सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन लें या ना लें, ये सबका क्वेश्चन है, मतलब बर्निंग क्वेश्चन है आज के डेट में। रजिस्ट्रेशन लें या ना लें, सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछिए आपका टर्नओवर कितना होता है साल का। अगर आपको लगता है कि आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन ले लें। अगर आपको लग रहा है कि कम है तो ना ले, सिंपल सा है। तो इसके लिए वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? इसीलिए है, अगर 20 के नीचे आपका टर्नओवर है तो वहां पे एक छोटा सा टेक्निकलिटी रह जाता है जिसको मैं आपको बताने वाला हूं अभी। सपोज आप कहते हो कि मेरा टर्नओवर 20 लाख से नीचे है। सपोज आप कहते हो 10 लाख रुपए है या फिर 12 लाख रुपए आपका टर्नओवर सालाना, हर महीने का 1 लाख रुपए आपका बिक्री होता है और साल का टर्नओवर आपका 12 लाख। आपसे मैं पूछता हूं आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा, आप कितना प्रॉफिट कमा लेते हो? 3%, 4%, 5%, 6%, 8%, चलिए मान लेते 10% कमाते हो। 100 का सामान बेचते हो, 10 रुपए प्रॉफिट रहता है। 12 लाख का सामान बेचोगे, साल में कितना प्रॉफिट होगा? 1,20,000। यानी आपका महीने का प्रॉफिट बनता है 10,000 रुपया, 12 महीने का 1,20,000 रुपया। अब मेरे को बताओ 10,000 रुपए में कौन सा घर चलता है? सच बताना, मिडिल क्लास तो मैं भी हूं। जब भी किराने की दुकान में जाता हूं पैसे लेके सामान खरीदने के लिए, कुछ भी ना खरीदो, नॉर्मल आप दाल चावल हल्दी जीरे का पाउडर बिस्किट भुजिया ये खरीद लो, पता नहीं क्या होता है कि जब वो स्लिप देता है उसमें लिखा होता है 4,500 या 5,000 रुपए। सबके साथ होता है ऐसा। अब आप खुद सोचो, अगर किराने के शॉप का बिल अगर 5,000 रुपए होता है और आपका महीने का इनकम आप बता रहे हो कि 10,000 रुपए है, तो बचा कितना आपके पास? 5,000 रुपए। इस 5,000 रुपए से आपको LIC प्रीमियम देना है, बच्चे के ट्यूशन फीस देने हैं, स्कूल फीस देने हैं, घर अगर आप भाड़े पे रहते हो तो हाउस रेंट देना है, प्लस आप कभी कभी धनतेरस के दिन पे सोने का सामान खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, टीवी खरीदते हो और भी कई सारे चीज खरीदते हो। भैया पैसा आता कहां से है? आप ही बता दो। या तो आप एक चीज छुपा रहे हो कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज आप कम बता रहे हो मेरे को, या फिर दूसरा आप अपना टर्नओवर कम स्टेट कर रहे हो। दोनों में से तो एक है, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं मिलता है, बैलेंस शीट मैच करना पड़ेगा। जितना डेबिट उतना क्रेडिट। आप अगर बोल रहे हो कि मेरा 10% प्रॉफिट है और 12 लाख रुपए का टर्नओवर है, तो हिसाब तो ओपन है। भैया 1,20,000 रुपए महीने साल का कमाते हो, महीने का 10,000 रुपए। किराने के शॉप में 5,000 दे दो, 2,000 रुपए घर भाड़ा 7,000 चला गया, बच्चे का ट्यूशन फीस और स्कूल लगा के और पकड़ो 2,000 रुपए, 9,000 रुपए खत्म हो गया। 1,000 रुपए में पूरा महीना चला लेता हूं। भैया आप ही चलाओ, मेरे से नहीं होने वाला है। मतलब कि ये एक चीज या तो आप मुझे आपका टर्नओवर गलत बता रहे हो या फिर आप अपना प्रॉफिट कम स्टेट कर रहे हो। सोल्यूशन क्या है?
सोल्यूशन ये है कि आइदर आप अपना सच्ची मुच्ची का जो प्रॉफिट होता है वो मेरे को बताओ, या फिर आप अपना सचमुच का टर्नओवर मेरे को बताओ। क्योंकि हम सबको पता है कि प्रॉफिट हम ज्यादा कमा सकते हैं नहीं। जो मार्केट की सिचुएशन है, यहां पे आप 10% 12% से ऊपर कमा नहीं सकते। आप 20% प्रॉफिट कमा नहीं सकते, आप 25%, 30%, 35% कमा नहीं सकते। अगर आप बोलते भी हो तो 35% कमा रहे हो आप, तो मैं पूछूंगा भैया क्या बिजनेस, जरा मुझे भी बताओ, मुझे भी करना है। मैं बेकार का ये शॉप खोल के रखा हूं, आपके बिजनेस में चला जाता हूं। तो गवर्नमेंट क्यों शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करेगा? गवर्नमेंट क्यों बॉन्ड्स पे हमें इन्वेस्ट करने को बोलेगा? हर कोई बोलेगा चलो इस XYZ के दुकान में इन्वेस्ट कर दो, ये बंदा 35% कमाता है, 5% मुझे दे देना, 30% तुम रख लेना। फायदे का सौदा है बॉस। सोच के देखिए एक बार। याद रखिए, गवर्नमेंट ने सिर्फ बोला है कि 20 लाख के नीचे का टर्नओवर होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या एक्चुअली में 20 लाख रुपए के नीचे आपका टर्नओवर होता है? जनरली 80% लोग जो डिक्लेयर करते हैं कि मेरा टर्नओवर 20 के नीचे नहीं होता है, उनका एक्चुअली होता है। मैंने रिसेंटली 2-4 इनकम टैक्स के फाइल्स पर देखा है, उनका इन्वेस्टमेंट है पूरे साल का इन्वेस्टमेंट, मतलब LIC प्रीमियम अपना, अपने मिसेस का, अपने बच्चों का स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, सब कुछ सिर्फ इन्वेस्टमेंट वो करते हैं 1.5 से 1,80,000 रुपए। आप खुद कैलकुलेट कर लो कि उस बंदे का इनकम कितना हो सकता है। जो इनकम वो शो नहीं कर रहा है या फिर छुपा रहा है, तो वो डायरेक्टली ब्लैक मनी हो गया। वही तो ब्लैक मनी है बॉस। और क्या है ब्लैक मनी? यही तो ब्लैक मनी है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो लाखों, 1,80,000, 1,90,000 साल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, और आप बोलते हो कि आपका प्रॉफिट 1,20,000 रुपए है, तो बाकी जो 60,000 रुपए है वो आता कहां से है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, वो आता कहां से पैसा? पक्का ब्लैक मनी बोलेगा गवर्नमेंट को तो यही पता है ना। अगर वो उस इनकम का कोई सोर्स नहीं है, इट मींस इट इज ब्लैक इनकम, इट इज ब्लैक मनी। तो थोड़ा यहां पे सतर्क रहिए कि आप जब अपना टर्नओवर डिक्लेयर कर रहे हो, जिस कॉन्फिडेंस से आप डिक्लेयर करते हो, मूर्त तो 20 लाख न हो, मेरा तो 20 लाख होता ही नहीं है। एक बार सोचिएगा परसेंटेज कितना है आपका, और आप 20%, 25% अगर बोलते हो, परसेंटेज कोई मानने नहीं वाला। अगर आप मुझे भी आके बोलते हो 25% कमाता हूं, 30% कमाता हूं, मैं बोलूंगा भैया ठीक है, मैं अपना प्रोफेशन छोड़ देता हूं, मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूं, आप जो प्रॉफिट कमाओगे 5-10% मुझे दे देना, मैं बड़ा खुश रह जाऊंगा। प्रैक्टिकली आज के मार्केट में इतना कमाना पॉसिबल नहीं है, फेस इट। आप झूठ नहीं बोल सकते यहां पे। कितनी बार झूठ बोलोगे? कितनों को झूठ बोलोगे? किस डिपार्टमेंट को झूठ बोलोगे आप? GST डिपार्टमेंट को झूठ बोलोगे, इनकम टैक्स को झूठ बोलोगे, और किस डिपार्टमेंट को झूठ बोलोगे? इसीलिए जब भी आप अपना टर्नओवर स्टेट करते हो, थोड़ा ध्यान से आप स्टेट करें, झूठ मत बोले, प्रॉफिट गलत मत दिखाएं, टैक्स बचाने के लिए गलत रास्ता ना अपनाएं। भैया टैक्स ही तो देना है। अब एक बात बताओ, 20 लाख रुपए आपका टर्नओवर है, 1% टैक्स देना है, कितना होता है? 20,000 रुपए। साल का निकाल लो कितना देना है। 20,000 रुपए डिवाइडेड बाई 12 कितना होता है? आप खुद निकाल लो। उसके बाद उसको डे वाइज डिवाइड करो, कितना आता है आपका दिन का टैक्स? एकदम सिंपल कैलकुलेशन, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप डे वाइज निकालो ना, आपका सब चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आप बोलते हो कि आपका टर्नओवर है 20 लाख रुपीज। अब इस 20 लाख रुपीज में मैं लगाता हूं, सपोज आप कहते हो आपका 11% प्रॉफिट है, इंटू 11% कितना आ रहा है? 2,20,000, 2,20,000 रुपीज। अब 2,20,000 रुपए आप साल का कमा लेते हो, और आप कहते हो 1,80,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट है, 40,000 रुपए में तो घर नहीं चलता है बॉस। तो बेटर आप क्या करो, आप सच का टर्नओवर दिखाओ। आपका टर्नओवर तो एक्चुअली में 25 लाख रुपए है, और आपका प्रॉफिट परसेंटेज है 15%, तो आपका कितना आता है? 3,75,000। सच का टर्नओवर दिखा दो भैया। अब बोलेगा सच का टर्नओवर दिखाएगा सर तो 25 लाख रुपए का ऊपर टैक्स कौन देगा? अब बता रहा हूं आपको टैक्स का कैलकुलेशन। 25 लाख रुपए आप कमाते हो, 1% टैक्स देना है कॉम्पोजिशन स्कीम में। 1% टैक्स सिर्फ कितना होता है? 1% इंटू 1% आपका आता है 25,000 ओनली। 25,000 12 महीने में डिवाइड करो, 2,083 रुपीज सिर्फ आता है आपका टैक्स महीने का। चलो और भी डिटेल में जाते हैं, पर डे का हिसाब करो, 69 रुपीज, 70 रुपए दिन का टैक्स आता है बॉस। 70 रुपए टैक्स दो, आराम से जियो। दिक्कत क्या है? मुझे ये समझ नहीं आती, लोग क्यों टैक्स चोरी करते हैं। आप डिटेल्स में थोड़ा जाओ। आपको कौन कह रहा है कि 20,000 रुपए आपको साल का देना है एक साथ?
हर दिन एक छोटा सा बॉक्स बनाओ जहां पे रोज 50 से 70 रुपए रख दो। 3 महीना खत्म हुआ, अपने अकाउंटेंट या फिर अपना कंसल्टेंट के पास आप गए, आप जाके आपने अपना वो जो भंडारा उसको खोला, पैसे निकाला, कंसल्टेंट के पास गए, बोला भैया मेरा कितना टैक्स होता है, ये मेरा परचेज इनवॉइस है, ले लो। कितना निकलेगा 3 महीने का? आप खुद अगर आप बोलते हो कि 25 लाख रुपए आपका टर्नओवर है तो 3 महीने का आपका 6,25,000 रुपए निकलेगा। 6,25,000 के ऊपर आपको 1% टैक्स देना है, यानी कि 6250 ओनली। 3 महीने में डिवाइड कर लो, 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 × 3 90 डेज। पर डे का आपका टैक्स आ रहा है 69 रुपीज ओनली। अगर आप 70 रुपए आप नहीं रख सकते, अरे यार 2 रजनीगंधा का ही तो पैसा है, 3 रजनीगंधा का ही तो पैसा है, एक कम खा लेना, आराम से जी सकोगे। 70 रुपए अपने बक्से में डाल दो एंड आराम से जियो। अपने कंसल्टेंट के पास पैसा है तो उनको ई फाइलिंग चार्जेस कितने लेगा? 1,000-1,200 रुपए लेंगे ई फाइलिंग चार्जेस 3 महीने का। आराम से जी सकते हो कि नहीं? तो बेटर है ना रजिस्ट्रेशन ले लेना। क्यों चोरी छिपे, मतलब 2 पैसा बचाने के लिए, 70 रुपए दिन का बचाने के लिए क्यों मैं पेनल्टी प्रोविजन लूं? आपको पता है ब्लैक मनी का क्या प्रोविजन है? 100, 200% टैक्स लेते हैं अगर पकड़े गए तो। और आपको लगता है कि आप पकड़े नहीं जाओगे। ध्यान रखना, पकड़े जाओगे। जो दिन आ रहे हैं आप देख ही रहे हो, सरकार कितना स्ट्रिक्ट हो रहा है हर एक सेक्टर में। हम क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, हम बहुत कुछ बोले थे, पर एक बात आपको माननी पड़ेगी, टैक्सेशन स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो गया पहले से और लोग टैक्स दे रहे हैं अभी। हाँ, कंप्लायंस सिस्टम जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। 2 दिन बाद रिटर्न, हर अगले दिन ही आ जाता है एक और ड्यू डेट। प्रॉब्लम आपको भी होती है, प्रॉब्लम हमें भी होती है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू वर्क सो मच। इतना काम करना पॉसिबल नहीं है, और अगर काम भी करते हैं तो आपको फीस देने की भी जरूरत है, और इतना हाई फीस हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। एक इंसान का तो लिमिटेड इनकम होता है, बार बार हम अगर अपना फीस एनहांस करते हैं तो कोई टैक्स ही नहीं देगा। और जो हम लोगों का करंट फीस है, उस फीस पे इतना काम करना पॉसिबल नहीं। तो प्रॉब्लम हमारे को भी हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। हमारा वर्कलोड बहुत बढ़ गया, बट वी डू नॉट गेट दैट काइंड ऑफ फीस, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल ना करो। आप रजिस्ट्रेशन लो, और 3 महीने बाद कम से कम, अगर आप छोटे डीलर हो, मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा, छोटे डीलर हो, तो प्लीज अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें और अपना रिटर्न 3-3 महीने बाद फाइल करें। और जो मैंने कैलकुलेशन बताया ना, 1% निकाल लो आपका, आप और उसको एक जगह रखो। 70 रुपए रखने में थोड़े आपका कुछ जाता है, 50 रुपए रखने में थोड़े ना कुछ जाता है। 50 रुपया रख दो और आराम से जियो, कोई टेंशन नहीं होगा आपको। आपके दुकान के बाहर लगा हुआ होगा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके दुकान के बाहर आपका लिखा होगा जीएसटी नंबर। और इससे शांति आपको क्या मिलेगी? कोई भी डिपार्टमेंट का लोग, कोई भी डिपार्टमेंट का अगर ऑफिशियल आके आपसे पूछता है कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन है, आप बोलते हो हाँ है, वो देख लो, ये देखो मेमो बुक, मैं रोज का मेमो रोज काटता हूं। आराम से जी पाओगे अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हो और टाइम टू टाइम आपका रिटर्न फाइल करते हो। लेकिन अगर आप ये 2 रुपए बचाने के लिए जा रहे हो तो याद रखना, आने वाले दिन बहुत ही डिफिकल्ट होने वाले हैं, तब आप प्रॉब्लम फेस करोगे। टैक्स चोरी करना गलत बात नहीं, बहुत गलत बात है। और हमारे अंदर मिडिल क्लास में हम लोगों में ये कूट कूट के भरा हुआ है, मेरे में भी है। हम लोगों में ये एक टेंडेंसी है कि हम लोग टैक्स चोरी कर लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। भैया गवर्नमेंट इतना बुड़बक तो है नहीं। आप जब अपना पैन नंबर डालते हो गवर्नमेंट अपने बैंक अकाउंट में, आपने कभी देखा है अपना पैन नंबर के ऊपर जो पैन कार्ड लिखा हुआ होता है उसके ऊपर एक अशोक स्तंभ होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सैंक्शन किया हुआ एक कार्ड है। आप जैसे ही बैंक में दे देते हो ना, आपका सारा डेटा गवर्नमेंट चेक कर सकती है कि आप कितना डिपॉजिट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और ऐसे भी कुछ सिचुएशंस है जहां पे मैनेजर्स को खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है कि ये बंदे के अकाउंट में इतना जमा हो रहा है। AIR ट्रांजेक्शन बोलते हैं उसको। खैर मैं उसमें नहीं जा रहा। तो ये मत समझिएगा गवर्नमेंट आपको छोड़ देगा। अगर आप किसी भी एंगल से टैक्स चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, याद रखिएगा कि ये आप नहीं कर सकते। तो टैक्स चोरी करना गलत बात है, नहीं कीजिएगा। और अगर आपका टर्नओवर सच में 6 लाख 7 लाख रुपया है, कोई जरूरत नहीं रजिस्ट्रेशन लेने का, कोई जरूरत नहीं कोई टैक्स देने का, आराम से रहो, आपको कोई तंग करने नहीं आएगा। ये अश्योर्ड है, आप लिख के ले लो, आपको कोई तंग नहीं करेगा अगर आपका सच में इनकम इतना कम है। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हो तो तैयार रहें, अगले कुछ साल में जो प्रावधान आ रहे हैं इनकम टैक्स में, जीएसटी में जो प्रावधान आ रहे हैं, दिक्कत होने वाली है आपको। अब तो ये बात हो गई जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। अब बात आती है रिटर्न फाइलिंग की। छोटे डीलर्स के लिए बहुत ही आसान एक स्कीम है जिसे हम कहते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम, जहां पे आप 1% टैक्स देके अपना रिटर्न भर सकते हो। यहां
2% का भी एक स्लैब है और 5% का भी स्लैब है। हम उसमें नहीं जाने वाले। मैक्सिमम डीलर्स जो हैं वो 1% वाले स्लैब में पड़ते हैं। मैन्युफैक्चरर्स की बात हम नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स हमारे एरिया में इतना नहीं है। मेरा फोकस है, मेरा जो रीजन है नाहरकटिया, मैं उसके लिए कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम उतने ज्यादा हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। हमारे यहाँ ज्यादातर स्लैब्स हैं, वो 1% में पड़ने वाले ज्यादातर डीलर्स हैं। तो उन डीलर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग कृपया करके, आप अगर रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं तो टाइम पे अपना रिटर्न फाइल करें कॉम्पोजिशन स्कीम का। यानी कि हर 3 महीने के बाद आपका रिटर्न ड्यू होता है। एक जून में, आप जून का महीना एक क्वार्टर खत्म, जुलाई में आपका रिटर्न ड्यू होगा, एक अक्टूबर में होगा, एक जनवरी में होगा और एक अप्रैल में होगा। तो याद रखने लायक बात यह है कि आपको टाइम पे जाके अपने कंसल्टेंट को पेपर्स देना है, क्योंकि आजकल वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि शायद वो आपको फॉलो अप ना करे। मैं पर्सनली अपना क्लाइंट बेस बहुत छोटा रखता हूं ताकि मैं सबको फॉलो अप कर सकूं। आई बिलीव इन गिविंग गुड सर्विस टू लेस अमाउंट ऑफ पीपल। तो इट इज नॉट पॉसिबल, हर किसी का तो ये सिस्टम नहीं होता है। कहीं कहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है कि वो लोग, उन लोग का जो टैक्सेशन, उन लोग का क्लाइंट बेस बहुत ज्यादा होता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। एक इंसान के लिए इतना काम करना पॉसिबल नहीं है। आपको फोन भी करेगा, आपसे डॉक्यूमेंट भी लेगा, आपका काम भी करेगा, इतना कुछ करना पॉसिबल नहीं है कंसल्टेंट्स के लिए। तो आप लोग का ड्यूटी होता है कि वहां पे जाके आप कंसल्टेंट को टाइम पे अपना डॉक्यूमेंट्स दे दो और उनको बोल दो कि भैया मेरा रिटर्न टाइम पे कर दीजिए, और टाइम पे आप फॉलो अप करो। जैसे ही आप फॉलो अप करोगे कंसल्टेंट समझ जाएगा कि ये एक्टिव है, इनका काम पहले करना है। आप अगर फेंक के आ जाते हो, फिर भूल जाते हो, तो ये गलत बात है। आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। काम आपका है, कंसल्टेंट का नहीं। अगर फाइन लगता है तो आपको लगेगी, कंसल्टेंट को नहीं। आपने नहीं कह सकते कि मैंने दे दिया था पेपर, आपने फॉलो अप क्यों नहीं किया बॉस? क्योंकि जब चिट्ठी आएगा कंसल्टेंट के पास नहीं आएगा, आएगा आपके ऊपर। तो ये आपकी ड्यूटी है। और हमारे अंदर क्या है, एक पता नहीं कहां से एक टेंडेंसी आ गई है, हमको तो फोन ही नहीं किया, हमको तो बताया ही नहीं। हाँ, गलती हो गई भैया, लेकिन भुगतेगा कौन? कंसल्टेंट की आप भुगतोगे ना। तो बेटर है आप अपना काम टाइम पे करो। जाके 2-3 तारीख को अपना इनवॉइस सारा दे दो और फिर आराम से रहो, टाइम टू टाइम फॉलो अप करते रहो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो, पहले जो कॉम्पोजिशन स्कीम का रिटर्न था वो बड़ा आसान था। आपको सिर्फ टर्नओवर डालना था कैलकुलेट करके, वो उसके बाद टैक्स जो निकलता था आपको पेमेंट कर देना है। लेकिन अब क्या हुआ है, हर एक परचेस को एक एक करके जीएसटी पोर्टल के अंदर आपको डालना पड़ेगा। आप परचेस छोड़ नहीं सकते। अगर आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ परचेस किया जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, वो भी आपको डालना पड़ेगा। मतलब ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया है। तो इसीलिए मैं आप लोग सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आगे आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वहां पे आप जब भी आपका रिटर्न फाइलिंग का टाइम हो, कृपया करके 1 से 5 तारीख के अंदर अपने कंसल्टेंट के पास अपना पेपर्स भिजवा दें। मैं जनरली प्रेफर करता हूं, अपने क्लाइंट्स को कहता हूं कि 5 तारीख के अंदर अगर आप अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हो, देन आगे आने वाले अगर कोई डिले हो सकता है, अगर कोई डिले होता है मेरे से या फिर कोई फाइन लगती है, उसके लिए मैं लायबल नहीं होऊंगा। इनिशियली 1-2 क्वार्टर्स में थोड़ा सा इधर उधर हुआ, बट नाउ मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ऑलमोस्ट 5-6 तारीख के अंदर मुझे पेपर्स दे देते हैं। तो आप लोग भी ऐसा एक हैबिट बनाओ कि टाइम टू टाइम जाके अपने कंसल्टेंट्स को पेपर्स दे दो, ताकि आपको फाइन ना लगे। भैया 200 रुपए कमाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जाने में टाइम नहीं लगता। दिन का 50 रुपया जो कमाता है वो जानता है कि 50 रुपए का क्या वैल्यू होता है। मतलब आप एक दिन डिले कर रहे हो, 50 रुपीज फाइन लगता है। यानी वो कैलकुलेशन जो मैंने कहा था, याद रखो, दिन का 70 रुपया, तो वहां से आपका 50 रुपया निकल गया। मतलब एक दिन का टैक्स आपका गया। जो कमाता है वो समझता है बॉस, आप लोग कमा रहे हैं, आप लोग को पता है 50 रुपए का क्या वैल्यू है। 5 दिन अगर आप डिले करते हो तो 250 रुपए, 10 दिन डिले करते हो 500 रुपए। तो बेटर ये होता है कि आप लोग टाइम टू टाइम अपना इनवॉइस रेडी करें, एक फाइलिंग करें सुंदर तरीके से, और जाके अपने कंसल्टेंट को 1 से 5 तारीख के अंदर दे दें। जो टैक्स होता है वो आपको चालान बना के देगा, चालान बना के बैंक में डिपॉजिट कर दें। ये हो गया कंपोजिशन डीलर के बारे में। दूसरा जो डीलर होता है, दूसरे टाइप के डीलर, वो रेगुलर डीलर्स होते हैं। अब उनको क्या है, पहले स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम था कि महीना महीना रिटर्न भरो और क्वार्टरली का कोई प्रोविजन आपके लिए नहीं है। अब ऐसा प्रोविजन है कि आप क्वार्टरली भी अपना रिटर्न भर सकते हो, लेकिन मंथली आपको भी एक रिटर्न भरना पड़ेगा। अब ये क्या बात हो गया, हाँ थोड़ा सा क्रिटिकल है। जैसे कंपोजिशन डीलर्स के लिए बड़ा आसान है, एक रिटर्न भरो झमेला खत्म, वो भी 3 महीना में एक बार। लेकिन रेगुलर डीलर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है।
अब आप पूछोगे कोई रेगुलर क्यों लेगा? फिर हर रेगुलर डीलर को कम से कम 2 रिटर्न, महीना में 1 रिटर्न GSTR 3B जो कि समरी रिटर्न होता है, उसके बाद आपको हर 3 महीने के बाद GSTR 1 लगाना पड़ेगा, फिर टाइम टू टाइम आपको GSTR 2A फॉलो अप करना पड़ेगा कि मेरा क्या परचेज टाइम पे मेरा पार्टी अपलोड कर रहा है। आप जब भी किसी पार्टी से परचेज करते हो ना, वो आपके नाम का बिल कंप्यूटर में डालता है। जैसे कंप्यूटर में डालता है वो आपका जो GST पोर्टल है वहां पे खुलते ही आपका नाम आ जाएगा, जैसे कि सुब्रजीत नंदी, आपने इस XYZ पार्टी से ये सामान खरीदा था। तो इसको भी चेक करो टाइम टू टाइम। काम बहुत बढ़ जाता है रेगुलर फाइल में। तो आपका यहां पे क्या ड्यूटी है? ड्यूटी ये है कि हर महीने टाइम पे अपना पेपर्स दे दो आप, और टैक्स टाइम पे जमा करा दो, और हर 3 महीने में जाके अपना GSTR 1 अपलोड करा दो। अब ये GSTR 1 होता क्या है? कुछ नहीं है बॉस, आपका सेल का रिपोर्ट है और कुछ नहीं है। आपने किसको कितना बेचा, बिजनेस टू बिजनेस आपका कितना बेचा, आपने कितना बेचा, बिजनेसमैन को कितना बेचा, नॉर्मल कंज्यूमर्स को कितना बेचा, बस वही कच्चा चिट्ठा और कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा समझने की आपको जरूरत नहीं इसके अंदर, कंसल्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ उनको बता देना कि इतना मैंने बिजनेसमैन को बेचा है, इतना कंज्यूमर्स को बेचा है, वो अपना काम कर देगा, टैक्स आपको बना के दे देगा, आप चालान भर देना बैंक में जाके, काम खत्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इतना सारा टेंशन हम ले क्यों? एक बार GSTR 3B भरो, फिर GSTR 1 भरो, फिर GSTR 2A को फॉलो अप करो, फिर एनुअल रिटर्न लगाओ, फायदा क्या है? हम लोग तो कॉम्पोजिशन लेंगे। कॉम्पोजिशन 1.5 करोड़ तक एप्लीकेबल है। जैसे ही आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस हो जाता है, कॉम्पोजिशन एप्लीकेबल नहीं है, आपको रेगुलर ही चूज करना पड़ेगा। 1.5 करोड़ के नीचे भी आप रेगुलर ले सकते हो। वहां पे एक बड़ा बेनिफिट है कि वो 3 महीना में जो GSTR फाइल करना पड़ता है, वो एक बड़ा बेनिफिट आपको मिल रहा है। लेकिन अगर 1.5 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर है बॉस, तब दिक्कत आने वाली है, क्योंकि तब आपको हर महीने GSTR 1 के साथ साथ GSTR 3B दोनों भरना पड़ता है। जो कि पहले हम लोग 1 महीने में GSTR 3B भरते थे, दूसरे में GSTR 3B, तीसरे में GSTR 3B और साथ में एक GSTR 4। अब 1.5 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर चला गया, तब मैथमेटिक्स कंप्लीटली चेंज। तब आपको हर महीने GSTR 3B भी फाइल करनी पड़ेगी, GSTR 1 भी फाइल करना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम GSTR 2A को भी चेक करना पड़ेगा कि मेरा परचेजेस आ रहा है कि नहीं। क्रिटिकल है थोड़ा सा, कंप्लायंस प्रोसीजर डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब बात आती है कंप्लायंस आप कैसे करोगे, पेपर्स कैसे मेंटेन करोगे, काम करोगे या जिंदगी भर GST करते रहोगे। पहले तो मेरे कुछ क्लाइंट्स कहते हैं, पहले तो भैया दुकान बंद करने के बाद कहीं अड्डा वड्डा मारने चला जाता, दोस्तों के साथ हैंग आउट करता था, घूमता फिरता था। अब तो मत बोलो, जिंदगी झंड हो गई है। क्या झंड हो गई है भैया? बोलते दुकान का शटर लगाता हूं, अंदर से दुकान बंद करके दुकान के अंदर सिर्फ इनवॉइस लेकर रगड़ते रहता हूं, बस रगड़ छाप चल रहा है भैया। ये रगड़ छाप खत्म हुआ नहीं कि अगला ड्यू डेट आ गया, फिर से कंसल्टेंट का फोन आया, ये कागज दे दो। अरे भैया 1 साल का 1 महीने का खत्म नहीं हो रहा, दूसरा महीना आ रहा है, जिंदगी एक जगह पे आके रुक गई है, और वो है ड्यू डेट। हमारा भी वही हालत है, लेकिन करना तो पड़ेगा बॉस। जिन लोग का सिस्टम है उन लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका सिस्टम बड़ा तगड़ा है, टाइम टू टाइम आते हैं, 5-6 तारीख के अंदर डॉक्यूमेंट्स देते हैं, 7-8 तारीख को डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाते हैं। लेकिन वो सिस्टम में गिराने सबसे डिफिकल्ट बात है। आपको सिस्टम में कैसे आप गिराओ, आपका डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे करो, आपके कंसल्टेंट से आप बात करो, टाइम स्पेंड करो उनके साथ, उनसे कंसल्टेंसी लो, उनसे पूछो कि मेरा ये बिजनेस है, मैं कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो, आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको कब कब क्या क्या चाहिए होता है, कैसे कैसे आपको दूं। अलग से कुछ लिस्ट बनाने की जरूरत है क्या? आप उनसे बात करें, अपने कंसल्टेंट के साथ आप जितना फ्री हो जाओगे, आपका काम उतना आसान हो जाएगा। अगर आप कंसल्टेंट को 3 महीने में एक बार याद करते हो फोन करके, दादा आपका GST रिटर्न, मेरा GST रिटर्न जरा भर देना, तब आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको GST से बचना है, अपने लाइफ को हैम्पर नहीं करवाना है, तो ध्यान रखिए, अपने कंसल्टेंट के साथ पर्सनल रिलेशनशिप रखिए, जाके उनसे फोन पे बात कीजिए, पर्सनली बात कीजिए, बोलिए कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करके दो, मेरे को एक सिस्टम बना दो ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकूं। अगर आपका ये एटीट्यूड नहीं रहा तो आप लोग प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। जैसे कि मैंने कह रहा था कि मैं रेगुलर फाइल क्यों लूं, रेगुलर फाइल में एक ही बेनिफिट है बॉस कि आप जो परचेज करके लाते हो ना डीलर से, उसके अंदर जो आप टैक्स देते हो 18%, 5%, 28%, इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जब आप टैक्स पे करोगे ना,
आपका सपोज टैक्स पे करने का आ रहा है 20,000 रुपए, तो आप बोलोगे नहीं 20,000 पे नहीं करने वाला, मैंने तो परचेज कर रखी है, उस परचेज के अंदर मैंने कुछ कुछ टैक्स पेमेंट कर रखी है, उसको माइनस करो। तो 20,000 मेरा पेमेंट करने का, 17,000 मैंने परचेज के अंदर टैक्स पे किया है, तो 17 माइनस कर दो, 3,000 रुपए मेरा टैक्स बनता है। अब आपको लग रहा होगा रेगुलर ही ज्यादा अच्छा है ना, टैक्स का बेनिफिट मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली जाके इक्वेशन वहीं पे सॉल्व हो जाता है, वहीं पे जाके रुक जाती है कैलकुलेशन। रेगुलर में बहुत ज्यादा आपको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, हर महीने आपको रिटर्न्स लगानी पड़ती है। भले ही कॉम्पोजिशन डीलर्स 1% टैक्स दे रहे हो ज्यादा, लेकिन उनका जिंदगी कंपैरेटिवली आपसे बहुत आरामदायक है। 3 महीने के बाद एक बार जाते कंसल्टेंट के पास, अपना डॉक्यूमेंट्स देते, जान छूटी। लेकिन आपको हर महीने दौड़ दौड़ के कंसल्टेंट के पास जाना है, हर महीने आपको उस 20 तारीख के लिए, उस 10 तारीख के लिए बार बार फोन करके अपने कंसल्टेंट को बोलना पड़ता है कि मेरा काम हो गया क्या, मेरा काम हो गया क्या। ये एक दिक्कत है रेगुलर में। लेकिन अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपका 1.5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, तब आपके पास ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी जीएसटी के बारे में। अगर आपको कोई और क्वेरीज है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पॉइंट्स मैंने बोला, मेरा स्पीच थोड़ा फास्ट है, मैं ट्राई कर रहा हूं उसको स्लो करने के लिए। अगर आपको मेरा कोई बात समझ में ना आया हो, और या फिर आपको कोई डाउट्स हो, किसी कॉन्सेप्ट पे कुछ समझ नहीं आ रहा हो, यू आर फ्री टू कॉल मी। मेरे यूट्यूब लिंक के नीचे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, मेरा ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा। यू कैन फ्रीली सेंड मी अ मेल और कॉल मी। मैं आपको जहां तक सकता हूं मैं आपको हेल्प कर दूंगा। और अगर आपको उसमें भी दिक्कत होती है तो आप YouTube में मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा। या फिर आप कमेंट बॉक्स में आपका क्या क्वेरी है आप वो लिख दें, वहां पे मैं 100% आपका वो क्वेरी मेरे नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। चाहे कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो, टैक्सेशन का हो, इनकम टैक्स का हो, जीएसटी का हो, अकाउंट्स का हो, ऑडिट का हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर आप अपना क्वेरी पोस्ट करें। मैं आपको अश्योरेंस देता हूं 2 दिन के अंदर मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, कल नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है, कल या फिर डे आफ्टर टुमारो, मैं वहां पे आपका क्वेरी 100% रेज करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। ब्लेस यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप योर ब्लेसिंग्स ऑन मी। आशीर्वाद रखे, कृपा रखे, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह से हेल्प कर सकूं। मेरा अगला वीडियो होगा फिर से बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। अगर आपको अकाउंट्स कुछ सीखना हो, बेसिक्स जानना हो अकाउंट्स के बारे में, जो कि आजकल बहुत जरूरी हो गया, आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, कॉमर्स से हो नहीं हो, पर अकाउंट्स जानना बहुत जरूरी हो गया है आज के डेट पे। तो अगर आपको जानकारी और चाहिए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब सब्सक्राइब करें और भूल जाए। टाइम टू टाइम चैनल को चेक करें कि नया नया वीडियोस आ रहे हैं क्या, क्योंकि हर दिन मैं ट्राई करूंगा एक ना एक वीडियो डालने के लिए। कल मेरा वीडियो होगा ऑन अकाउंट्स। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि आप लोग का जीएसटी का कुछ क्वेरीज है तो मैं जीएसटी को लेके भी फिर डिस्कशन करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।